नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ है टीना जैन कौशल, सीनियर एडिटर बिजनेस टुडे मैगजीन, और साथ ही ये है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी। और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। ये मेगा आईपीओ खुल चुका है इन्वेस्टर्स के लिए और लगातार हम देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन फिगर्स में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर आप पॉलिसी होल्डर्स के कोटा की बात करें तो वो ऑलरेडी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं एलआईसी आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन इस एलआईसी आईपीओ में अभी तक अगर आपने निवेश नहीं किया है और अभी तक सोच रहे हैं कि क्या आपके लिए एक वैल्यू ऐड होगा आपके पोर्टफोलियो में या नहीं, तो ऐसे 5 रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं जो कि एलआईसी आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको पता होने चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और टीना ने इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी भी है बिजनेस टुडे की वेबसाइट पर, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। उसके जो की हाइलाइट्स हैं वो हम आज बात करेंगे। तो टीना, सबसे पहला बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है अगर किसी को एलआईसी आईपीओ में आज या आज कल परसों में निवेश करना है, तो उनके लिए क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में उनको रखने चाहिए? तो साक्षी, सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स से बात करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि एलआईसी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसका गठन 1956 में हुआ था जब 245 कंपनीज नेशनलाइज्ड हुए थे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकिंग है कंपनी की। 65 ईयर ओल्ड है। जो एयूएम है वो 39 लाख करोड़ का है, जो कि पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बड़ा है। तो जब हम एलआईसी के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे सामने है, उसके बारे में बात करते हैं। बट कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं सब कंपनीज के साथ, तो एलआईसी के साथ भी है। तो पहला रिस्क फैक्टर्स यही है कि एलआईसी का अगर मैं प्रोडक्ट मिक्स देखूं तो जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है वो करीब 80% है, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हम उन रेगुलर बिजनेस को ज्यादा वैल्यू करते हैं। रेगुलर बिजनेस माने जैसे कि हमारी पॉलिसी होती है तो हम उसमें एक कमिटमेंट करते हैं कि मैं 5 साल तक 10 साल तक प्रीमियम पे करूंगा। तो वो एक रेगुलर है, मेरी फ्यूचर इनकम बन गई। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुझे दिख रहा है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। सिंगल प्रीमियम आज ही का इसी साल खत्म हो जाएगा। तो ये एलआईसी में एक नेगेटिव है कि 80% बिजनेस इनका सिंगल प्रीमियम से आ रहा है और प्राइवेट इंश्योरेंस पे जो ये रेशियो है वो ज्यादा बैलेंस्ड है। बिल्कुल, हाई शेयर ऑफ सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आपको ये एलआईसी आईपीओ में निवेश करना है तो इस रिस्क फैक्टर को जरूर ध्यान में रखिए। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा है पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का शेयर काफी हाई है एलआईसी में। तो जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं बेसिकली वो पार्टिसिपेटिंग में आते हैं। तो इसका एक अगर मैं बात करूं आंकड़ों की तो अराउंड 90% ऑफ टोटल बिजनेस इसी से ही आ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस में हम उन कंपनीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं जिनका नॉन पार्टिसिपेटिंग बिजनेस शेयर ज्यादा है, क्योंकि उनकी प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है। और जब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा तो शेयर होल्डर्स को भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो इस केस में एलआईसी में का ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बट चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, काफी देश भर में हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोला है कि उनका ध्यान अब थोड़ा नॉन पार्टिसिपेटिंग और टर्म इंश्योरेंस पे भी जाएगा और इसका आगे जाके शेयर इनका पूरे प्रोडक्ट मिक्स में ज्यादा हो सकता है। तो डेफिनेटली तो कंपनी डेफिनेटली फोकस करेगी इस फैक्टर पर और इस रिस्क फैक्टर को ओवरकम करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए करंट सिनेरियो में देखा जाए तो डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है कि ज्यादा शेयर ऑफ पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है, यानी कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको पॉलिसी होल्डर्स को देना पड़ता है, जिससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो डेफिनेटली एक फैक्टर हो जाता है जो कि आपको ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तीसरा फैक्टर क्या है? तो तीसरा फैक्टर्स है वीएनबी मार्जिन। वीएनबी मार्जिन माने वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। जैसे हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं, पर सॉरी किसी भी अदर कंपनीज में प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनीज में हम प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखेंगे। सही आंकड़ा है वीएनबी मार्जिन देखने का। तो एलआईसी का वीएनबी मार्जिन है अराउंड 9%। और अगर मैं इसको प्राइवेट प्लेयर से कंपेयर करूं, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जो सारी लिस्टेड प्लेयर्स है मार्केट में, उनका अराउंड 21 to 27% है। तो क्लियरली उनका प्रॉफिट रेशियो जो है वो एलआईसी से ज्यादा है। और हम निवेश करते वक्त ये देखते ही हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी। तो यहाँ एक ये नेगेटिव है एलआईसी के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर अगर आप हर कंपनी के लिए ध्यान में रखते हैं जब भी आप किसी आईपीओ में निवेश करें, तो यहाँ पर ये फैक्टर जरूर हो जाता है जो आपको ध्यान में रखना है। चौथा बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? चौथा है कि एलआईसी है तो बहुत बड़ी कंपनी, जो इसका मार्केट का 60 से ज्यादा हिस्सा इसी
LIC के पास है मार्केट शेयर का, बट ये जो मार्केट शेयर है वो ओवर द इयर्स डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर मैं 2019 की बात करूं, LIC का शेयर था 66% और अभी मैं ताजे आंकड़े देखती हूँ तो इनका करीब है 61%। तो ओवर द इयर्स ये रेशियो अभी भी बड़ा है बट डिक्लाइन हो रहा है, और यही प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट इंक्रीज हो रहा है। तो एक डिक्लाइनिंग मार्केट ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर है कंपनी के लिए। क्योंकि आपने जैसे बताया कि 65 ईयर्स से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो पहले तो केवल एक यही फाइनेंशियल कंपनी थी जो कि इंश्योरेंस बेचती थी, लेकिन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमने कई और प्राइवेट कंपनियों को भी आते हुए देखा है इस पूरे स्फीयर में, और इसी वजह से कुछ मार्केट शेयर उनके पास जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि मार्केट शेयर में अपना लीडरशिप जो है बरकरार रखना, ये LIC के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा आगे जाते हुए भी, और देखना होगा कि कैसे LIC इसको प्रोटेक्ट करके भी रखता है और इसे बढ़ाने की भी कोशिश करता है। तो 4 बड़े फैक्टर्स आपको पता चल चुके हैं, 5वां बड़ा फैक्टर क्या है? 5वां है ग्रोथ रेट। किसी भी कंपनी से इन्वेस्ट करने से पहले आप देखते हो कि ग्रोथ रेट क्या है। LIC का 9% है, काफी अच्छा ग्रोथ रेट है, बट मैं प्राइवेट प्लेयर से कंपेयर करती हूँ तो उनका करीब 18% है। तो अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो शायद मुझे प्राइवेट प्लेयर्स में ज्यादा मिले, क्योंकि ग्रोथ रेट उनका LIC से ज्यादा है। बट अगेन LIC एक बड़ी कंपनी है, इसके जो डिटेल्स हैं वो काफी अगर मैं इसकी बैलेंस शीट देखूं या AUM देखूं या पॉलिसी होल्डर्स देखूं या फिर मैं एजेंट्स देखूं, ये प्राइवेट प्लेयर से बहुत ज्यादा है। तो ये रिस्क फैक्टर्स तो है, बट आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि LIC में थोड़े आंकड़े डिफरेंट तरीके से रीड भी करे जाने चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि फाइनेंशियल बेहेमॉथ है, जैसे आपने बताया इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जितने एसेट अंडर मैनेजमेंट है उससे भी ज्यादा है, करीब 38 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का आपने ये आंकड़ा बताया था। तो काफी मैसिव फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हिस्सा लेना सभी के लिए काफी ज्यादा सोच विचार का विषय बन जाता है। लेकिन ये 5 फैक्टर्स से शायद आपको आसानी होगी ये डिसाइड करने में कि आपके लिए LIC का IPO आपके पोर्टफोलियो को सूट करता भी है या नहीं। तो ये सोच विचार करके ही आप इस IPO में जाइए, अगर क्योंकि सब लोग कर रहे हैं IPO में निवेश और LIC का IPO है, केवल नाम के ऊपर मत जाइए, आपको ये फैक्टर्स ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। शुक्रिया टीना, इन सभी फैक्टर्स को हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए। आज LIC का IPO खुला है और 2 दिनों तक कॉल खुला रहेगा, 9 मई तक खुला रहेगा, तो डेफिनेटली आप इस पे ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके से LIC के IPO में अगर आपको निवेश करना है तो आपके क्या चांसेस बन सकते हैं अलॉटमेंट के, बाद में अगर निवेश करना है तो कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, और ये रिस्क फैक्टर्स को जरूर माइंड में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट में जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।